बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग CCN यूनिट रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक एमरजेंसीज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लिंक को फ्रेंड्स, क्लासमेट, कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी एंड कार्डिक इमरजेंसीज। सबसे पहले हम रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम कार्डिक इमरजेंसी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज? Respiratory emergencies refers to life-threatening conditions that affect the lungs and airway। ये हमारे पास ऐसे लंग थ्रेटनिंग कंडीशंस है जिसमें लंग्स और एयरवे को अफेक्ट होता है। ओके, अफेक्ट होता है, जो एयरवेज है या लंग्स है अफेक्ट होते हैं। ओके, रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और स्टूडेंट याद रखना, ये इमीडिएट अटेंशन जो है ये चाहता है। अगर आप नर्स है, डॉक्टर है, तो आप लोगों ने अटेंशन जो है करनी है रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज या कार्डिक इमरजेंसीज जो है। तो हम देखते हैं कि रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज में क्या क्या होता है। एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ARDS जो है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD एक्सर्बेशन है, आस्थमा अटैक है, नमूनिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ये मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ जो है रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज में जो है आते हैं। तो इसके जो मैनेजमेंट है, कॉम्प्लिकेशंस है, इसके जो ट्रीटमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कार्डिक इमरजेंसीज। कार्डिक इमरजेंसीज रेफर्स टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस दैट अफेक्ट द हार्ट रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। स्टूडेंट, ये कार्डिक इमरजेंसीज क्या है? ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है मुख्तलिफ किस्म की जिसमें हार्ट अफेक्ट होता है और इसके लिए जो है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन रिक्वायर होता है स्टूडेंट्स। ओके, इसमें हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर, माइकार्डियल इन्फेक्शन है जो हार्ट अटैक है, कार्डिक अरेस्ट है, एरिथमियाज है जो एबनॉर्मल हार्ट राइथम्स है या हार्ट फेलियर है, कार्डियोजेनिक शॉक है। इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे, तो फिर आप लोगों को जो है इसके डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगी कि इसमें जो है क्या डिफरेंसेस है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर प्रॉपरली जो है स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है? एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब वेरियस कंडीशन क्लासिफाइड एज कार्डिक इमरजेंसीज। कार्डिक इमरजेंसीज के वेरियस कंडीशन हम क्लासिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रेडिक्ट द रिस्क फैक्टर दैट मे रिजल्ट इन कार्डिक इमरजेंसी। वो रिस्क फैक्टर हम डिस्कस करेंगे जिसके रिजल्ट में कार्डिक इमरजेंसीज होते हैं। डिस्कस पैथोफिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस लीडिंग टू कार्डिक अरेस्ट। हम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकती है, या हम इकोलॉजिकल मीन एनवायरमेंटल चेंजेस जो है हम डिस्कस करेंगे जिससे कार्डिक अरेस्ट हो सकती है। Identify the tools for BCLS in an ER and patient care setting versus arrest situation outside healthcare facilities। स्टूडेंट, हम BCLS इमरजेंसी रूम में जो यूज़ होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कार्डिक लाइफ सपोर्ट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो आउटसाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हो या जो है हॉस्पिटल में हो, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिमोन्स्ट्रेट ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट इन एन इन पेशेंट केयर सेटिंग। फिर हम कार्डिक अरेस्ट के जो मैनेजमेंट है वो डिस्कस करेंगे, जो बेसिक मैनेजमेंट है। डिमोन्स्ट्रेट कॉमनली यूज ड्रग इन मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट। जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स यूज़ होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, लाइक एमिजिरोन है या एट्रोपिन है या एडिनोसिन है या हमारे पास एपिनेफ्रिन है, जो एड्स है ना, वो हम जो है डिस्कस करते हैं। लास्ट वन, डिस्क्राइब कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR। तो CPR के कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, फ्रैक्चर है या हमारे पास लंग इंजरी है, ब्रूइजिंग है, ब्लीडिंग है, इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। कार्डिक इमरजेंसीज,
तो cardiac emergencies or life threatening situation that must be recognized immediately to avoid delay in the treatment and to minimize morbidity and mortality. cardiac emergency क्या है? life threatening सिचुएशन है हमारे पास, ओके, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, दैट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, इसके लिए इमीडिएटली अटेंशन होना चाहिए, इमीडिएट, बहुत जल्द से जल्द, टू अवॉइड डिले इन द ट्रीटमेंट, ताकि ट्रीटमेंट इलाज में कोई वक्फा ना हो, कोई डिले ना हो, ओके, जल्द से जल्द आप लोगों ने इसको जो है ट्रीट करना है, एंड टू मिनिमाइज मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, ताकि न कोई मोर्बिडिटी हो न कोई मोर्टिलिटी हो। मोर्बिडिटी क्या है? डिजीज है, मोर्टिलिटी में डेथ है, ओके, कि किसी को डेथ ना हो, हम जल्द से जल्द जो है इसको जो है रिकवर करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट में प्रेजेंट विथ सीवियर चेस्ट पेन, इसमें पेशेंट जो है सीवियर चेस्ट पेन पे होता है, इसके चेस्ट पे पेन होता है, हाइपरटेंशन होता है, डिसरेथमियाज होते हैं, या कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट क्या है? कंप्लीट सेसेशन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन, न सर्कुलेशन इफेक्टिव होता है न वेंटिलेशन होता है, तो बंदा कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट पे जाता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट वन बाय वन। इसके बाद है हमारे पास कार्डियक इमरजेंसीज में माइकोडियल इन्फॉक्शन। माइकोडियल इन्फॉक्शन है, माइकोडियल इन्फॉक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इसमें हार्ट की जो सेल्स है ना इसकी डेथ होती है। क्यों? इसलिए कि इसकी जो कोरोनरी आर्टरी है ना वो ब्लॉक होती है, तो जब वो ब्लॉक होते हैं या इसमें कोई प्लेक होता है तो इसको ब्लड नहीं मिल रहा, तो अगर ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे जो है जो सेल्स है इसकी डेथ होती है। तो फिर इसके लिए जो मैनेजमेंट होता है ना, मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें कैबेज होता है, ओके, ग्राफ्टिंग होता है, जिसको हम बाईपास कहते हैं। एंजाइना पिक्टोरस, तो स्टूडेंट्स एंजाइना पिक्टोरस क्या है? ये हमारे पास एंजाइना है। एंजाइना में क्या होता है? हार्ट की जो मसल्स है ना इसको ब्लड नहीं मिल रहा, तो अगर इसको ब्लड नहीं मिल रहा तो इसका डेथ होती है, ओके, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, प्रॉपर न्यूट्रंस जो है इसको नहीं मिलता, तो इस वजह से ये मसले जो है होते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये इसके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इन दोनों के, कि कार्डिक माइकोडियल इन्फॉक्शन क्या है जो हार्ट अटैक है, यह सडन कार्डिक अरेस्ट जो कार्डिक अरेस्ट है। हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में क्या फ़र्क है स्टूडेंट? याद रखना, हमारे हार्ट में दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जिसमें ब्लड जाते हैं हमारे हार्ट मसल को, इस वजह से हमारा हार्ट मसल जो है सही से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। दूसरा चीज़ है हमारे पास फरकंजी फाइबर्स जो कंडक्शन सिस्टम है, एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिस है, ओके, फिर लेफ्ट राइट बंडल ऑफ हिस है, फिर इसमें हमारे पास फरकंजी फाइबर्स है, ओके। तो जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है, जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है ना, तो इससे जो हार्ट की डेथ होती है, हार्ट मसल काम नहीं करता, इसको माइकोडियल इन्फॉक्शन या इसको कार्डिक इसको हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डिक अरेस्ट किया है जब बंडल ऑफ हिस या कंडक्शन सिस्टम में कोई खराबी हो, ब्लॉकेड हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। अगर कंडक्शन सिस्टम में कोई मसला है, कार्डिक अरेस्ट, अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई मसला है तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं। खैर रिजल्ट तो दोनों के सेम है, दोनों से डेथ जो है काज होती है, लेकिन ये डिजीज अलग अलग से होते हैं, ओके। इसमें एक है LBBB, ओके, LBBB, L-BBB, तो इसमें जो लेफ्ट या राइट बंडल ऑफ हिस है ना, ये जो है ब्लॉक होता है, तो इसके लिए फिर पेसमेकर जो है वो लगाते हैं सर्जरी के, ओके, इसको मुख्तलिफ किस्म के नाम से जो है लोग पुकारते हैं, ओके। तो ये हमारे पास है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के डिफरेंसेस। कार्डियक टेम्पोनेट, स्टूडेंट ये कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट हमारे पास एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो पेरिकार्डियल सैक होता है ना हार्ट के अराउंड, तो इसमें फ्लूइड एक्युमुलेट होता है, ख़ास तौर पे ब्लड, तो इस वजह से हार्ट पे प्रेशर डालता है और हार्ट जो है अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही से नहीं करता, तो इसको कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, स्टूडेंट कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक हमारे पास हार्ट के वो कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम भी काफ़ी है
और ब्लड वेसल भी ठीक है, लेकिन हमारे जो हार्ट की मसल है ना वो सही से काम नहीं करता। तो अगर वो सही से कंट्रैक्शन नहीं करता, रिलैक्सेशन नहीं करता, तो कॉर्ड हार्ट हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को एजेक्ट नहीं करेगा। तो अगर ब्लड को एजेक्ट नहीं करेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसल वेसल जो है ओपन है या क्लोज है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मसला है हार्ट में। ओके, तो हार्ट काम नहीं करता तो फिर जो है क्या होगा, इसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। Sudden cardiac death. When heart ceases to beat effectively and breathing soon ceases. जब हार्ट जो है स्टॉप करता है बीटिंग को और लंग्स जो है ब्रीथिंग को स्टॉप करता है, तो इसको कार्डियक डेथ कहते हैं। ए पर्सन इज सेड टू हैव एक्सपीरियंस्ड सडन कार्डियक डेथ। तो इस बंदे को सडन कार्डियक डेथ होता है, न इसके सांस सही से काम करता है न इसके हार्ट बीट करता है, तो फिर तो मर जाएगा ना। एंड ऑर्डर टू मीट द क्राइटेरिया फॉर दिस डायग्नोज, इस डायग्नोज के लिए कोई क्राइटेरिया भी है। द सर्कुलेटरी कोलैप्स मस्ट बी, इसमें सर्कुलेटरी कोलैप्स है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना वो कोलैप्स होते हैं, फिर इसमें ब्लड नहीं जाता। अनएक्सपेक्टेड, और ये तो अनएक्सपेक्टेड है, किसी को एक्सपेक्टेशन तक नहीं होता कि रात 2 बजे इसके साथ ऐसा होगा, दिन में 2 बजे इसके साथ ऐसा होगा, किसी को पता नहीं। लोग कहते हैं ना ये तो ठीक ठाक था, अब जो है इसको ये मसला हुआ, मर गया, तो किसी को पता नहीं। कार्डिक सडन कार्डिक डेथ है। ओके, इट मस्ट रिलेट इन सम मैनर टू हार्ट प्रॉब्लम्स। ओके, और ये हम रिलेट कर सकते हैं हद में किसी खास मैनर तक हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ, कि इस बंदे को कोई हार्ट प्रॉब्लम्स थे, हमें पता नहीं था लेकिन इसको मसला था। ओके, इसके अलावा इट शुड अकर व्हेन मिनिमल वार्निंग, इसको इससे पहले भी कोई मिनिमल वार्निंग हुई है कि आपका ये मसला है, ये मसला है, लेकिन इसने इसको इग्नोर किया था। और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रील्यूड सिम्टम, या इसको प्रील्यूड सिम्टम थे लेकिन इसने जो है इसको प्रील्यूड सिम्टम बिल्कुल थे ही नहीं। तो अगर इसको पता ही नहीं लगता है तो ज़रूरी बात है कि 2-3 साल बाद या 2-3 मंथ बाद इसको सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ओके, लेकिन स्टूडेंट ये प्रील्यूड सिम्टम क्या है? वेरियस अर्ली वार्निंग साइंस, ये वेरियस मुख्तलिफ किस्म के अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं लार्जर इश्यूज के लिए। ओके, कार्डियक अरेस्ट, तो स्टूडेंट इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कंडक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, ओके, और वो कंडक्शन नहीं करता तो इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जब हार्ट काम नहीं करता। कार्डियक अरेस्ट इज आल्सो नोन एज कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, इसको कार्डियोपल्मोनिक अरेस्ट या सर्कुलेटरी अरेस्ट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज द एंड ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्ट टू कंट्रैक्ट। इसमें हार्ट तो काम नहीं करता ना, इसको करंट जो है नहीं मिल रहा, जो कंडक्शन सिस्टम है ना वो इम्पल्स नहीं मिल रहा, तो हार्ट कंट्रैक्शन नहीं करता, तो अगर कंट्रैक्शन नहीं करता तो ब्लड नहीं सर्कुलेट होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं एंड ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ओके, इसकी मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास कॉजेज़ है, इसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, क्यों? इसलिए कि हमारा जो हार्ट मसल्स है इसको ब्लड नहीं मिल रहा, तो हार्ट मसल जो है इसका डेथ हो सकती है। ओके, नॉन IHD, स्टूडेंट ये नॉन IHD का क्या मतलब है? नॉन इस्केमिक हार्ट डिजीज, एक हमारे पास है इस्केमिक हार्ट डिजीज, एक हमारे पास है नॉन इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या है? ये पहला वाला, ये इस्केमिक हार्ट डिजीज है, स्टूडेंट्स ये याद रखना। और ये जो नॉन IHD है तो ये हमारे पास नॉन इस्केमिक हार्ट डिजीज है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें हमारे पास होता है हार्ट मसल जो है वो डिसऑर्डर होता है, हार्ट मसल जो है काम नहीं करता, तो इसको नॉन इस्केमिक हार्ट डिजीज कहते हैं। इसमें कोई इस्कीमिया नहीं होता, कोई ब्लड वेसल जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें कोई ब्लॉकेड नहीं होता है, ये वैसे जो है हार्ट मसल कमज़ोर होता है। ओके, और कोरोनरी हार्ट डिजीज ये पहला वाला, इसमें इस्कीमिया होता है, हार्ट जो कोरोनरी आर्टरी है ना वो ब्लॉकेड इसमें होता है, तो इस वजह से हार्ट डिजीज होता है। ओके, थर्ड वन पे हमारे पास है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द हार्ट मसल्स मेकिंग इट हार्डर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। ओके, ये हमारे पास एक डेंजरस केस है कार्डियोमायोपैथी। मायो मीन मसल, तो हार्ट की जो मसल्स है ना इसमें प्रॉब्लम होता है, वो सही से कंट्रैक्शन नहीं करता। ओके, तो वो इफेक्टिवली जो ब्लड है ना वो पंप नहीं कर सकता। और इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ओके, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है,
एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी है, ये सब जो है इसमें होते हैं। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है, ओके, ब्लड प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास है सी एच एफ। सी एच एफ क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट इज़ अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी। हार्ट में इतना जो है पावर नहीं होता कि वो काफ़ी ब्लड जो है पंप करे जितने बॉडी का डिमांड है, ओके। कार्डिक कार्डिक रिथम डिस्टर्बेंस इसके बाद है, ओके। तो कार्डिक रिथम डिस्टर्बेंस, इसमें हार्ट की जो रिथम है ना वो डिस्टर्ब होती है। इसके बाद हमारे पास है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा में क्या है? ट्रॉमा में कार एक्सीडेंट्स, बस एक्सीडेंट्स, बाइक एक्सीडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के ऊपर से नीचे की तरफ जो है फाल होना, ओके, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है होते हैं इसमें। और लास्ट वन इसमें है हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है? हमारे जो पल्मोनरी है ना इसमें एम्बोलिज्म होता है, एयर जो एयर होता है ना वो इसमें होता है। तो इस वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म की सेल जो है इसकी डेथ हो सकती है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की क्या है कॉजेज़ हैं। कार्डिक टेम्पोनेट, कार्डिक टेम्पोनेट क्या है स्टूडेंट्स? कार्डिक टेम्पोनेट एन एक्यूट टाइप ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसमें जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है। हार्ट की जो पेरिकार्डियल मसल होता है ना, सॉरी मेम्ब्रेन होता है, तो इसके बीच में जो है बहुत सारा जो है फ्लूइड जमा होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स और ब्लड्स। तो फिर ये हार्ट मसल पे जो है प्रेशर डालता है, तो इस वजह से हार्ट सही से पंपिंग नहीं करता। कंसिडर बाय फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है। ये आप देखें, कार्डिक टेम्पोनेट्स ए build up of blood or other fluid in the pericardial sac put pressure on the heart which may prevents it from pumping effectively। स्टूडेंट्स ये देखें ना क्या लिखा है इसमें, मुख्तलिफ किस्म के ब्लड या फ्लूइड जो है जमा होता है पेरिकार्डियल सैक में जो हार्ट पे प्रेशर डालता है और इसकी वजह से जो है हार्ट सही से पंपिंग नहीं कर पाता। फ्लूइड बिल्ड अप विद इन पेरिकार्डियल सैक, और फ्लूइड जो है फिल्ड होता है पेरिकार्डियल सैक में। पेरिकार्डियल सैक है ये, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके मुख्तलिफ किस्म के काजेज़ हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। स्टूडेंट ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल सैक है, इसके बीच में जो फ्लूइड जमा होता है इसको क्या कहते हैं? इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद हमारे पास पेरिकार्डाइटिस है। जो पेरिकार्डियम है तो इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ओके। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम व्हिच कैन कॉज फ्रॉम इन्फेक्शन, इंजरी, other condition potentially lead to the fluid accumulation and tamponade, okay। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है हार्ट ट्यूमर। हार्ट ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर इज और around the heart can cause fluid buildup or directly compress the heart leading to tamponade, okay। ये हार्ट पे जो है हार्ट ट्यूमर, हार्ट में एक्स्ट्रा जो है चीज़ होता है, ओके। हार्ट की जो मसल है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है, जस्ट लाइक कैंसर, ओके। तो फिर ये प्रेशर डालता है अपने मसल्स पे। इसके बाद हमारे पास है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म ए कंडीशन वेयर द थायराइड ग्लैंड्स डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड हार्मोन्स, ओके। जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो सही से थायराइड हार्मोन जो है प्रोड्यूस नहीं करता, विच कैन लीड टू फ्लूइड रिटेंशन। फिर इसके ज़रिए क्या होता है? इसकी वजह से अगर हार्मोन नहीं है थायराइड तो क्या होता है? फ्लूइड रिटेंशन होते हैं, हमारे बॉडी में फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है एंड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू कार्डियक टेम्पोनेट, ओके। तो पोटेंशियली है, डायरेक्टली नहीं, पोटेंशियली ये कार्डियक टेम्पोनेट को कॉज कर सकता है, ओके। इसमें किडनी फेलेवर है। किडनी फेलेवर में क्या है स्टूडेंट? कैन कॉज फ्लूइड बिल्डअप इन द बॉडी। अगर फ्लूइड किडनी अपना काम नहीं करता तो बॉडी में एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा, वाटर होगा, इंक्लूड इन द पेरिकार्डियल सैक, पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड होगा, पोटेंशियली लीडिंग टू टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट कॉज होगा, ओके। इसके बाद हमारे पास है ल्यूकीमिया। व्हाट इज ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया क्या है? सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया कैन कॉज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इस वजह से भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है, टेम्पोनेट होता है। क्यों? इसलिए जो ल्यूकीमिक सेल्स है इसकी इन्फिल्ट्रेशन होता है पेरिकार्डियम में, ओके। इसके बाद हमारे पास है CV लाइन्स। व्हाट इज मीन बाय CV लाइन स्टूडेंट्स? CV लाइन हमारे पास मेडिकल प्रोसीजर्स है, ट्रीटमेंट्स है, सेंट्रल वीनस लाइन प्लेसमेंट इसको कहते हैं, ओके। रेडिएशन थेरेपी है, चेस्ट एरिया, ओके। रेडिएशन थेरेपी जो चेस्ट एरिया पे करते हैं, कार्डिक सर्जरी समटाइम लीड टू कॉम्प्लिकेशन दैट रिजल्ट इन कार्डिक टेम्पोनेट। इसके वजह से जो है कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है CV लाइन से, रेडिएशन थेरेपी से।
और मुख्तलिफ़ किस्म के सर्जरी से। लास्ट वन हमारे पास है सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस। ओके स्टूडेंट्स, SLE इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, हमारे जो मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो अफेक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट, पोटेंशियली कॉजिंग पेरिकॉर्डाइटिस एंड टिम्पोनेट। ओके, तो ये हमारे पास है मुख्तलिफ़ किस्म की काजेज़ जिसकी वजह से कार्डियक टिम्पोनेट हो सकता है। ओके, कार्डियोजेनिक शॉक क्या है स्टूडेंट्स? कार्डियोजेनिक शॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हार्ट की जो मसल्स है वो कमज़ोर होता है, वो कंट्रैक्शन नहीं करता। तो अगर वो कंट्रैक्शन नहीं करता तो ब्लड एजेक्शन नहीं होगा, ब्लड आउटपुट नहीं होगा। ओके, एटिया सॉरी एवोर्टा में। कार्डियोजेनिक शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज होता है। दैट कॉज शॉक लाइक स्टेट। तो इसकी वजह से एक शॉक जो है जनरेट होता है हमारी बॉडी में। इट्स कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्यूट माइकोडियल इन्फ्रैक्शन। ओके, ये एसोसिएट होता है एक्यूट माइकोडियल इन्फ्रैक्शन से। इसकी वजह से एमआई हो सकती है। ओके, रिस्क फैक्टर इसकी क्या है? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है। ज़रूरी बात है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, जो हार्ट कोरोनरी आर्टरी है इसमें ब्लॉकेड होता है। तो क्या होता है, अगर ब्लॉकेड होता है तो सही से जो है, या प्लेक जो है बिल्डअप हुआ है इसका, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक या कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ओके, सही से ब्लड नहीं मिल रहा ना हार्ट मसल्स को। इसके बाद एरिथमियाज है। एरिथमियाज में क्या है? एरिथमियाज में हमारे पास जो है आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है। एरिथमिया क्या है? एबनॉर्मल हार्ट रिदम है। ओके, जो हार्ट एबिलिटी जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है इफेक्टिवली, तो इसकी एबिलिटी को अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, ख़राब करता है, कमज़ोर करता है। ओके, तो इसमें हमारे पास आर्टीरियल फेब्र है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, तो ये हमारे पास एरिथमिया की एक टाइप है। ओके, जो क्या करता है, कार्डियोजेनिक शॉक की जो रिस्क है ना वो इंक्रीज करता है। और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है that can cause the heart to beat too slowly or too quickly। इसमें हार्ट या तो बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है या बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है, लीडिंग टू एरिथमियाज। तो इस वजह से एरिथमियाज काज हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है हार्ट डैमेज। तो हार्ट डैमेज में क्या होता है? एनी डैमेज टू द हार्ट मसल such as form a heart attack or trauma can increase the risk of cardiogenic shock। okay, हर कोई जो है, हर किस्म के डैमेज जो हार्ट मसल को जो है डैमेज करते हैं, इसमें हमारे पास हार्ट अटैक है, ट्रॉमा है, जो कार्डियोजेनिक शॉक के रिस्क को इंक्रीज करता है। ओके, इसके बाद हमारे पास है कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स भी है। सम पीपल आर बोर्न विद हार्ट डिफेक्ट्स दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। ऐसे बेबीज जो है पैदा होते हैं, इन्फेंट्स जो न्यूनेट है। ओके, इसमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट रिलेटेड कोमॉर्बिड्स होते हैं, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ इसको होते हैं। ओके, हार्ट के VSD होता है, ASD होता है, और इस तरह कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हार्ट फेलेवर होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम इसको होते हैं। ओके, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के इसको होते हैं। ओके, जिसने CCU में ड्यूटी की है तो आप लोगों ने जो है ऑब्जर्व की होगी। ओके, हार्ट फेलेवर है, तो हार्ट फेलेवर किस वजह से होते हैं? जब हार्ट को सही से जो है ब्लड नहीं मिल रहा, तो सही से पंपिंग नहीं करता, तो कार्डियोजेनिक शॉक में बंदा जो है चला जाता है। इसके बाद एज और सेक्स है। एज और सेक्स में क्या मतलब है? एज एंड सेक्स, ओल्डर एडल्ट्स एंड मेन आर मोर लाइकली टू डेवलप कार्डियोजेनिक शॉक। जिसके एज ज़्यादा है तो इसको कार्डियोजेनिक शॉक ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यंगर। ओके, रेस एंड एथनिसिटी। रेस एंड एथनिसिटी, certain racial and ethnic groups may be more prone to developing cardiogenic shock due to genetic or mental factor। कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है या जेनेटिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक महसूस ग्रुप, महसूस लोगों को किसी खास डिजीज़ हो सकती है। इस तरह बाज़ लोग कहते हैं ना, हमारे जो बाबा है ना, या नानो है, दादो है, तो पहले से ये डिज़ीज़ हमारे जो फैमिली है इसमें चले आते हैं, या हार्ट के या ब्रेन के, इस तरह की या डायबिटीज़ के। तो ये क्या है? ये रेस एंड एथनिसिटी है। फैमिली हिस्ट्री क्या है? फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में ये डिज़ीज़ है, फैमिली में ये डिज़ीज़ है, ये मसला है, तो ये हमारे पास है रिस्क फैक्टर। रिस्पायरेटरी अरेस्ट है इसमें। ओके, रिस्पायरेटरी अरेस्ट क्या है? रिस्पायरेटरी अरेस्ट ऑकर व्हेन द लंग्स फेल टू टेक इन एनफ ऑक्सीजन। जब लंग्स अपना काम नहीं करता ना, तो इसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी अरेस्ट। ओके, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में क्या होता है? डायबिटीज़ कैन डैमेज द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स और हार्ट को डैमेज करता है। क्यों?
इसलिए इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। मेडिसिन है, इसमें एंटीबायोटिक है, डायरेटिक्स है, हर्ट मेडिसिन है। ओके, तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म के कार्डियोजेनिक शॉक को काज कर सकता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास ट्रॉमा टू चेस्ट, किसी ने एक्सीडेंट किया, ओके, तो इसका लंग्स हर्ट इफेक्ट हुआ, तो किसी ट्रॉमा से, तो इस वजह से भी कार्डिक जेनिक शॉक में बंदा चला जा सकता है। हमारे पास स्मोकिंग है, स्मोकिंग डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज विच कैन लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक। HTN है, हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से भी हाइपरलिपिडेमिया, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ओके, अगर हाइपरलिपिडेमिया है तो ब्लड के जो वेसल्स है, आर्टरी है, आर्ट्यूल है, वो ब्लॉक हो सकती है, क्रोनरी, तो इस वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब इसके मुख्तलिफ किस्म के काजेज़ हैं। अब हम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं स्टडी करते हैं और इसके बाद हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ जो है चेंजेस जो है स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। पैथोफिजियोलॉजिकल में क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है। तो जब हाइपोक्सिया होता है ना, तो सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ज़्यादा होता है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो एसिडिक है ना, तो इस वजह से एसिडोसिस होता है। ओके, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज इन H आयन, इसकी वजह से H आयन इंक्रीज हो सकते हैं इंट्रासेल्युलर सेल्स में। ओके, और इस वजह से रिवर्स सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम जो एक्सचेंजर है ना, वो रिवर्स होते हैं, वो अपना काम रिवर्स करता है। एक अगर अंदर जाता है, दूसरा बाहर, तो वो एक जो है क्या होता है, एक्सचेंज होता है, अंदर जाना, ओके, तो बाहर जाना, अंदर जाना, इस तरह की जो है उलट होता है। अगर फॉर एग्जांपल सोडियम अंदर जाता था, ओके, और कैल्शियम बाहर, तो फिर इसमें एक्सचेंज होता है, ये इस साइड पे आता है, ये इस साइड पे आता है, तो इस वजह से कार्डिक एरिथमियाज होते हैं और कार्डिक अरेस्ट हो सकती है। सेकंड काज क्या है? हाइपरकैलेमिया। जब हाइपरकैलेमिया हो तो इंक्रीज सोडियम आयन इंक्रीज होते हैं, तो इसके साथ वाटर जो है ज़्यादा हो, तो इस वजह से रिवर्स सोडियम चैनल एक्सचेंजर और इस वजह से कार्डिक अरेस्ट इस तरह के आता है और इस तरह आता है। ओके, इसको हम अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्लाइड में क्या लिखा है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाइपोक्सिया विल लीड टू इंक्रीज CO2 लेवल इन सेल में CO2 लेवल जो है ज़्यादा होता है हाइपोक्सिया में, लीडिंग टू एसिडोसिस, तो इसमें पीच लो होता है और एसिडोसिस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो अंडरस्टूड है, आप सबको पता है। NHE स्टूडेंट, ये हमारे पास NHE किया है। NHE का मतलब है सोडियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंजर। ओके, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इंश्योर एक्सट्रूजन ऑफ H आयन। एक्सट्रूजन क्या है स्टूडेंट? बाहर निकालना, रिमूवल। ओके, तो NHE जो है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इंश्योर करता है, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालता है। ओके, वाइल टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, ताकि सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी जो है क्या करे, इसको बैलेंस करे, मेंटेन करे। Na और सोडियम आर ट्रांसपोर्टेड एंटीरियर ऑफ द सेल्स, तो सोडियम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के एंटीरियर पे। ओके, तो फिर क्या होता है, ये तो एक हुआ। इन हाइपरकैलेमिक सिचुएशन में क्या होता है? द सोडियम गेट्स आर इनहिबिटेड, इसमें सोडियम गेट जो है इनहिबिट होता है और Na पोटाशियम पंप सीजेस, जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो स्टॉप होते हैं। द इंक्रीज इन Na आयन लेवल एक्टिवेट्स द रिवर्स मैकेनिज्म ऑफ NCE। ओके, तो फिर ये क्या करता है, जो सोडियम आयन लेवल है वो एक्टिवेट करता है NCE रिवर्स मैकेनिज्म में। NCE क्या है स्टूडेंट? NCE या NCX हमारे पास है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ओके, तो इसको जो है रिवर्स में स्टार्ट करता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, दिस इंक्रीज द वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, इसकी वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं, प्लस डिफ्राइव ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन लेवल जो है डिफ्राइव होता है, बंद होता है। तो अगर ये बंद होता है तो माइकोडियल डैमेज और लीडिंग टू कार्डिक अरेस्ट। माइकोडियल डैमेज होता है, हार्ट मसल डैमेज होता है, वो जो है इसकी डेथ होती है और इसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट होती है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी है स्टूडेंट्स। ओके, ये फिर से आप देख लें, यहाँ पे क्या है, हाइपोक्सिया हुआ, फिर इसके बाद एसिडोसिस, फिर इसके बाद इंक्रीज इन H आयन इंट्रासेल्युलर। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप पे क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, सोडियम आयन जो है इंक्रीज हुई, तो ये दोनों क्या काज करते हैं, रिवर्स सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये काज करते हैं, इसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक एरिथमिया हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसके पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हमारे पास इकोलॉजिकल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर, एयर पॉल्यूशन
cause 80% ऑफ डेथ। स्टूडेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। 80% ऑफ डेथ जो है एयर पॉल्यूशन से होते हैं। रिजल्ट्स इन इस्केमिक हार्ट डिजीज। ओके, क्यों? इस्केमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की वजह से, ये WHO कहता है। ओके, ये एक आर्टिकल से लिया हुआ है। लीड आर्सेनिक एंड कार्डमियम, जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक में या डी ब्लॉक में। ओके, तो लेड आर्सेनिक है और कार्डमियम है, जो एक केमिकल्स है। ओके, एनवायरमेंटल में जो CVD को जो है प्रोग्रेशन देता है। CVD क्या है? कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है ना, तो इसको मजीद जो है इसके रिस्क को इंक्रीज करता है ये चीज़ें। ओके, चेंज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में चेंज, लिपिड्स लेवल ज़्यादा, वेस्कुलर फंक्शन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इफेक्ट। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या? जो हार्ट मसल वेसल है ना, या हमारे बॉडी में जो आर्टरीज है, वेसल्स है, इसमें प्लेक होता है, वो बंद होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है आर्थरोस्क्लेरोसिस। ओके, इफेक्ट द CVS, तो ये हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है ना, इसको इफेक्ट करता है। रिजल्टिंग फ्रॉम अबव फैक्टर्स, जो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर हमने डिस्कस किया। टूल्स फॉर BCLS। स्टूडेंट ये BCLS क्या है? बेसिक कार्डिक लाइफ सपोर्ट। ओके, जो हमारे पास BLS वर्कशॉप होता है ना, मुख्तलिफ किस्म के ACLS वर्कशॉप होता है, इसमें सर्टिफिकेट मिलता है मुख्तलिफ किस्म के 2 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, मुख्तलिफ किस्म के RE माइनर ट्विस्ट या PGH, हमारे पास जो PIC है, इस तरह के हॉस्पिटल्स में ये होते हैं वर्कशॉप मुख्तलिफ किस्म के। आगा खान है, शिफा है। ओके, तो PEMS है मुख्तलिफ किस्म के। तो ये क्या है? BLS मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज है, ACLS है। ओके, टूल्स फॉर BCLS। BCLS के जो मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है वेल ट्रेंड स्टॉप मास्टर ट्रेंड इन BCLS। वो बंदा जो BCLS में मास्टर है, ट्रेंड है। ओके, तो ये ज़रूरी है। और ECG मशीन ज़रूरी है, और डिफिब्रिलेटर और AED। स्टूडेंट ये AED क्या है? ये हमारे पास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, जिसके ज़रिए हम शॉक देते हैं पेशेंट को। ओके, और इसके बाद हमारे पास है रिसुसिटेशन मास्क। एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए दो जो है ज़रूरी है। ग्लव्स है हमारे पास, और एन ओरोपेरेंजियल है। ओके, और ऑक्सीजन सिलेंडर है, ज़रूरी है। सक्शन है, सलाइन है, ट्रोपिन एपिनेफ्रिन है। एट्रोपिनेफ्रिन इसको शॉर्टकट में एड्स कहते हैं। ओके, ऐड दे IV पे। एम्योड्रोन है और नलोक्सोन है। ओके, ये मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स है, ये आप देख सकते हैं। आउटसाइड पेशेंट सेटिंग, अगर आप आउटसाइड पे है तो फिर आपने क्या करना है? व्हाइल यू आर आउटसाइड सेटिंग, मेक श्योर यू आर ऑन सेफ साइड। तो आपने श्योर करना है कि आप सेफ जगह पे है, या रोड के बिल्कुल बीच में आप है, और वो तो वैसी भी जो है इसने मरना है, या वो तो वैसी भी इमरजेंसी में है, लेकिन आप भी अपनी ज़िंदगी क्यों खतरे में डालते हो? कॉल इमरजेंसी, आपने इमरजेंसी को कॉल करना है अगर कार्डिक अरेस्ट है। देयर आर नो इक्विपमेंट्स अवेलेबल, क्योंकि आपके पास तो कोई इक्विपमेंट्स अवेलेबल है नहीं। कॉल फॉर हेल्प टू, तो आपने हेल्प के लिए जो है कॉल करनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है? बिगिन दी कंप्रेशन, और आपने CPR जो है आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ओके, तो कंप्रेशंस आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। मैनेजमेंट क्या कहना? अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली CPR, अर्ली डिफिब्रिलेशन, ये सब जो है आप लोगों ने करना है। मेडिकेशन क्या है? एपिनेफ्रिन है, एमेडिरोन है और एट्रोपिन है। ओके, वेजोप्रेसिन भी है सेस्ट्रोल इंक्रीज करने के लिए। और मैनेजमेंट हमने क्या करना है? मैनेजमेंट में असिस्ट द पेशेंट फॉर रिस्पॉन्स, पेशेंट रिस्पॉन्स के लिए आपने असिस्ट करनी है कि हेलो आर यू ओके। इसको आपने जो है शोल्डर पे जो है थोड़ी सी जो है टच करनी है। और चेक पल्सेस रेस्पिरेशन, इसके बाद आप लोगों ने जो है पल्सेस चेक करनी है वन साइड पे, और रेस्पिरेशन को चेक करनी है। लेकिन ये सब आप लोगों ने जो है 6 सेकंड में करनी है। वैसे तो 10 सेकंड है HA के मुताबिक, लेकिन आप लोगों ने 6 सेकंड में करनी है। ओके, और इफ अरेस्ट कॉल कार्डिक टीम एंड बिगिन CPR। अगर अरेस्ट में है, रेस्पिरेटरी या कार्डिक अरेस्ट में, तो आप लोगों ने ब्लू कोड को कोड ब्लू को आप लोगों ने अनाउंस करनी है। ओके, तो कॉल फॉर कार्डिक टीम को आप लोगों ने इन्फॉर्म करनी है, और CPR को खुद स्टार्ट करनी है। गिव 2 ब्रीथ आफ्टर 30 कंप्रेशन फॉर एडल्ट के लिए आप लोगों ने क्या करनी है? 30 कंप्रेशन देनी है, और फिर 30 कंप्रेशन के बाद आप लोगों ने 2 ब्रेथ्स देनी है। ओके,
विंकोबैक के ज़रिए, ओके। लेकिन याद रखना 1/3 पे आप लोगों ने देनी है। वैसे तो इसके जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ओके। इस तरह की होता है, इस तरह की होता है, लेकिन आप लोगों ने इतना जो है इसको प्रेस करना है 1/3, ओके। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने पूरा जो है इसको प्रेस करना है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, ओके, क्योंकि इसके लंग्स जो है वो रप्चर हो सकती है। और याद रखना जो चिल्ड्रन है ना इसके लिए 15 है, ओके। चिल्ड्रन के लिए 15 और 15 के बाद फिर आप लोगों ने जो है ब्रीथ देनी है, और एडल्ट के लिए 30 कंप्रेशन। कनेक्ट कार्डिक मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑल इवेंट्स आप लोगों ने डॉक्यूमेंट करनी है, और कार्डिक मॉनिटर को आप लोगों ने कनेक्ट करनी है ताकि आप सबको देखें। मॉनिटर द एबीजीज जो आर्टरी ब्लड गैसेज है इसको मॉनिटर करनी है, और परफॉर्म ईसीजी को परफॉर्म करनी है ताकि आप लोग इंश्योर कर सके कि पेशेंट किया। और आईवी कैनोला आप लोगों ने सबसे पहले तो आईवी कैनोलेशन करनी है, आईवी लाइन जो है पास करनी है ताकि आप लोग इसके ज़रिए एट्रोपिन दें, या आप लोग एमिडिरोन दें, या आप लोग लिडोकैन दें, या आप लोग जो है एडिनोसिन दें, या आप लोग जो है एपिनेफ्रिन दें, ओके। तो इसके लिए आप लोगों ने ये जो है लगानी है। On ECG, the rhythm will be either shockable or non-shockable. ECG के जो राइतम आप चेक करते हैं तो ये शॉकेबल भी हो सकते हैं, डिफिब्रिलेटर के जरिए आप शॉक भी दे सकते हैं। इसमें तकरीबन 200 जोल करंट होता है, लेकिन आप लोगों ने 200 नहीं देनी है, आप लोगों ने स्टार्ट जो है 40 50 60 से लेनी है, ओके। फिर इसके बाद आप लोगों ने स्लोली जो है इसको इंक्रीज करनी है। या नॉन शॉकेबल है, ओके, शॉकेबल है या नहीं है ये आप लोगों ने इंश्योर करनी है। और इसके बाद है शॉकेबल, अगर शॉकेबल है तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ओके। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैन बी ट्रीटेड विद द डिफिब्रिलेटर शॉक, तो इसको आप डिफिब्रिलेटर शॉक के जरिए ट्रीटेड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पार्ट है उसे आप लोगों ने याद रखनी है, ओके। यूज्ड एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ओके। तो यूज्ड एईडी टू डिलीवर शॉक, तो आप लोगों ने ये यूज़ करनी है डिफिब्रिलेटर ताकि आप शॉक को डिलीवर कर सकें। रिज्यूम सीपीआर आफ्टर शॉक, और शॉक के बाद आप लोगों ने फिर से सीपीआर को स्टार्ट करनी है। चेक द राइतम आफ्टर 5 साइकिल, जब आप 5 साइकिल दें तो फिर आप लोगों ने राइतम को चेक करनी है। एंड गिव शॉक अगेन, और फिर से आप लोगों ने शॉक देनी है इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तब। कंटिन्यू सीपीआर को कंटिन्यू रखनी है आप लोगों ने, ओके। लेकिन जब वो फिब्रिलेटर से शॉक देता है ना तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो है पीछे हटना है, ऐसा ना हो कि शॉक आप लोगों को लग जाए, ओके। 1 mg IV एपिनेफ्रिन, 1 mg आप लोगों ने जो है देनी है, रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट्स। 3 to 5 मिनट्स के बाद आप लोगों ने IV एपिनेफ्रिन 1 mg देनी है, ओके। You can also give 1 dose of vasopressin to replace the first or second dose of epinephrine. फिर आप लोगों ने 1 डोज वेजोप्रेसिन देनी है ताकि आप लोग सेकंड डोज एपिनेफ्रिन जो है फर्स्ट या सेकंड डोज एपिनेफ्रिन को आप रिप्लेस कर सके, ओके। इसके बाद हमारे पास चेक राइतम बिगिन सीपीआर अगेन, आप लोगों ने राइतम को चेक करनी है और फिर से जो है सीपीआर को स्टार्ट करनी है, ओके। अगेन डिलीवर शॉक, और आप लोगों ने फिर से जो है शॉक को डिलीवर करनी है। और इसके बाद जो है इफ एरिथमिया इज नॉट स्टॉपिंग, अगर एरिथमिया फिर भी स्टॉप नहीं होते हैं, गिव एमिडिरोन, फिर आप लोगों ने एमिडिरोन देनी है। दिस टाइम 300 mg IV वंस, एक टाइम में आप लोगों ने 300 mg जो है देनी है। देन कंसिडर एडिशनल 150 mg, इसके बाद भी आप लोगों ने एडिशनल 150 mg लगानी है। और लेडोकेन 1 to 1.5 mg per kilogram once, then 0.5 to 0.75 mg per kilogram IV, ओके। इस तरह आप लोगों ने देनी है। कंसिडर मैग्नीशियम डोज आल्सो, और आप लोगों ने मैग्नीशियम डोज भी जो है देनी है। फॉर नॉन शॉकेबल आफ्टर 5 साइकिल, जब आप 5 साइकिल कंप्लीट करें, यू गिव एपिनेफ्रिन 1 mg IV, आप लोगों ने फिर 1 mg IV एपिनेफ्रिन देनी है, ओके। रिपीटिंग एवरी 3 to 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स में आप लोगों ने इसको फिर से रिपीट करनी विदाउट एनी शॉक, लेकिन याद रखना बगैर शॉक की, क्योंकि ये फॉर नॉन शॉकेबल। चेक रेतम इफ शॉकेबल, अगर शॉकेबल है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रेतम को चेक करनी है। बिगिन द प्रोसेस ऑफ सीपीआर, और सीपीआर को स्टार्ट करनी है फॉर शॉकेबल के लिए CA, अदरवाइज रिपीट द सेम प्रोसेस, और आप लोगों ने सेम प्रोसेस को जो है रिपीट करनी है। अब ये 3 to 5 जो है ड्रग है, मेडिसिन है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। एपिनेफ्रिन जो हमारे पास क्या है, एड्रेनलिन है, ओके। इसको हम डिस्कस करते हैं। एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन पेशेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, ये कार्डियक अरेस्ट में बहुत ज़्यादा अहम है, प्राइमरी बिकॉज ऑफ इट्स अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग, ओके। ये क्या करता है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग है, ओके। और ये वेजो कंस्ट्रक्शन को काज करता है, वेजो कंस्ट्रक्टर है।
ओके, द अल्फा एड्रेनर्जिक इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन कैन इंक्रीज कोरोनरी एंड सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के दौरान ये क्या करता है, ये कोरोनरी और सेरेब्रल परफ्यूजन को जो है इंक्रीज करता है। इसमें क्या होता है, सीपीआर जब आप ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं ना तो आपका हार्ट तो रिकवर हो सकता है, लेकिन आपका जो ब्रेन है ना इसका डेथ होता है। तो आप लोग ब्रेन का भी जो है ख्याल रखें। द वैल्यू एंड सेफ्टी ऑफ द बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन और कंट्रोवर्शियल, और इसका इफेक्ट है बीटा एड्रेनर्जिक पे भी, ओके, लेकिन ये बिल्कुल अल्फा एड्रेनर्जिक के बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, इसके बिल्कुल खिलाफ है। बिकॉज दे मे इंक्रीज मायोकार्डियल वर्क, ये मायोकार्डियल वर्क को जो है इंक्रीज करता है, एंड रिड्यूस सबेंडो कॉर्डियल परफ्यूजन। सबेंडो कॉर्डियल परफ्यूजन स्टूडेंट ये क्या है, ये क्या बला है, क्या है? तो ये हमारे पास है द ब्लड फ्लो विद इन दी इनरमोस्ट लेयर। ये जो हमारा हार्ट के इनरमोस्ट लेयर है ना, हार्ट मसल मायोकार्डियम के बिल्कुल करीब होता है ना, तो इसको सबेंडोकॉर्डियल लेयर कहते हैं इसको, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है ये जो एंडोकार्डियम है ना, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर होता है। मायोकार्डियम के एक लेयर है लेकिन लास्ट वन, और एंडोकार्डियम से ऊपर है। तो ये वाला जो है क्या करता है, इसके जो वर्क है ना वो रिड्यूस करता है स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद है हमारे पास वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन से नॉन एडर्जिक पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास नॉन एडर्जिक है लेकिन पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रक्टर है, पेरिफेरी पे ये जो है काम करता है। दैट आल्सो कॉज कोरोनरी एंड रीनल वेजोकंस्ट्रक्शन, ये कोरोनरी और रीनल वेजोकंस्ट्रक्शन करता है, ओके। वन डोज ऑफ वेजोप्रेसिन 40 may replace either the first or second dose of epinephrine in the treatment of pulseless arrest class intermediate, ओके। तो ये इसमें हम यूज करते हैं। एट्रोपिन के एट्रोपिन सल्फेट रिवर्स कोलिनर्जिक मेडिएटेड डिक्रीज इन हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। नो प्रोस्पेक्टिव कंट्रोल स्टडीज सपोर्ट द यूज ऑफ एट्रोपिन इन एसाइस्टोल और स्लो पीईए अरेस्ट। पीईए क्या है स्टूडेंट्स, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अरेस्ट, ओके। इसके बाद हमारे पास एमिडिरोन है। आईवी एमिडिरोन इफेक्ट सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल, ये इन तीनों चैनल्स को जो है इफेक्ट करते हैं, एज वेल एज अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज। ये अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज भी है इसमें। इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वीएफ वेंट्रिकुलर फ्लूटर, ओके, सॉरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस और पल्सलेस वीटी वेंट्रिकुलर tachycardia, okay, unresponsive to shock deliver CPR and vasopressor. Lidocaine is alternative treatment of amiodarone and anti-arrhythmic drug, okay, ये anti-arrhythmic drug है amiodarone, आई थिंक टाइप 3 है, ओके, और लिडोकैन जो है हम इसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, ये जनरल एनेस्थेटिक है लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की जनरल कंडीशन को हमने असिस्ट करनी है। मॉनिटर एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन ब्रीथिंग को हमने मॉनिटर करनी है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है। क्लोजली मॉनिटर, इसको हम बार बार जो है देखेंगे, बीबी चेक करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, ओके। कंट्रोल कार्डिक मॉनिटरिंग का पेशेंट की जो कार्डिक मॉनिटरिंग है वो हम कंटिन्यूस रखेंगे। मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल फ्रिक्वेंटली, और मॉनिटर लैब वैल्यूज़ को हम मॉनिटर करेंगे। कीप द डिफिब्रिलेटर एंड इमरजेंसी ट्रे रेडी एट पेशेंट साइड, पेशेंट साइड पे आप लोगों ने इमरजेंसी ट्रे डिफिब्रिलेटर को जो है बरकरार रखनी है ताकि कोई इमरजेंसी हो तो हम इसको यूज़ कर सकें। जो क्रश कार्ड है, क्रश चार्ट है, इसमें ड्रग्स भी होते हैं, डिफिब्रिलेटर भी होता है, कार्डिक मॉनिटर भी होता है, मुख्तलिफ किस्म के जो स्कोप, ये सब जो है इसमें होता है। इसके ज़रिए हम फिर जब कार्डिक अरेस्ट में कोई बंदा जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, कोड ब्लू जब अनाउंस होता है तो हम क्रश कार्ड को जो है ओपन करते हैं, ओके। इसके सील को हम जो है तोड़ते हैं। टीच कोवर्कर एंड पेशेंट रिलेटिव अबाउट सीपीआर, आप लोगों ने जो है कोवर्कर की तरह काम करना है। ऐसा नहीं है कि बस एक बंदा सीपीआर और सीपीआर, इसके बैक में जो है स्प्रेन भी हो सकता है, ओके, या स्ट्रेन भी हो सकता है। तो आप लोग इसको जो है 30 कंप्रेशन के बाद एक बंदा जो है सीपीआर पे आना है, एक जो है एम्बो पे आना है, ओके, और थर्ड वन जो है डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, और तीसरे ने जो है चौथे ने जो है ऐड लगानी है, ओके। तो इस तरह कोलैबोरेटिवली काम करना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप लोगों ने जो है देनी है। और इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर, तो सीपीआर के मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं। ब्रोकन चेस्ट बोन भी ब्रोक हो सकते हैं, ओके। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ब्रेन की, वोमिटिंग एंड एस्पायरेशन भी हो सकता है। एस्पायरेशन क्या होता है, जब बाहर से कोई चीज़ अंदर जाता है। अक्सर क्या होता है, जो स्टमक होता है ना, स्टमक से कंटेंट जो है बाहर आके
लंग्स में जाते हैं। ओके, तो इस वजह से जो है ये क्या है, एक्सपायरेशन है। और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, डैमेज एयरवे डैमेज हो सकती है, कोलैप्स लंग कोलैप्स हो सकते हैं। ओके, और लिवर एंड स्प्लीन इंजरी, लिवर स्प्लीन इंजरी हो सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टिनेशन हो सकती है, ये सब जो है इसमें होते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने जो है देखनी है, ये हमारे पास एक सिनेरियो है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसमें डाटा क्या है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, Mr. Kaushik Rahman, a 52-year-old accountant, was admitted to ICU this morning after experiencing a brief episode of CP and SOB. His father died from MI at 50 and mother is IDDM. He smokes 3 packs cigarette per day. He is overweight 2110 IBS pound. After dinner, the monitor alarm and you find the patient unresponsive. Oh ho ho. What will be your reaction? Student, इस सिनेरियो को आप लोगों ने सबसे पहले तो है इसको जानना है कि इसका क्या मतलब है। ओके, जब आप समझ जाएंगे ना तो फिर आप इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, सिनेरियो है ना, इस तरह एमसीक्यूज भी आते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पेशेंट का एज कितना है, ये आप लोगों ने जो है देखना है। पेशेंट का एज कितना है, 55 ईयर है। ओके, इसके बाद इसका सेक्स क्या है, मेल है, मिस्टर कौशिक रहमान है। मेडिकल हिस्ट्री क्या है, एडमिटेड टू आईसीयू आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए ब्रीफ एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। सीपी, सीपी क्या है, चेस्ट पेन है ना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सो भी है, तो ये इसका कंप्लेन है। ओके, इसके बाद इसका जो स्मोकिंग का हिस्ट्री है, तो क्या कहते हैं, ये 3 पैक्स जो है डेली जो है ये पीते हैं। ओके, और ये ओवरवेट है। स्टूडेंट्स, ओवरवेट क्यों है, इसलिए कि इसका जो वेट है ना तो कितना है, ये 110 पाउंड है। ओके, मतलब इसका बीमारी जो है 30 से ज़्यादा है। डायग्नोज विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ जो है आया है। ओके, IDDM, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। फैमिली हिस्ट्री क्या है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है। इसका जो फादर है ना वो MI से जो है इसका डेथ हुई थी 50 एज में। ओह, ये आप देखें ना, 50 एज में, काफ़ी जवान था। अब हम करंट सिचुएशन को देखते हैं। करंट सिचुएशन में क्या है, द पेशेंट इज फोन अनरिस्पॉन्सिव आफ्टर डिनर बाय द नर्स। ओ, डिनर किया इसने और डिनर के बाद मॉनिटर अलार्म करते हैं कि पेशेंट जो है अनरिस्पॉन्सिव है, तो नर्स ने क्या करना, व्हाट विल बी योर रिएक्शन, आपका रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स। ऑन रिस्पॉन्सिवनेस, इनिशियल असेसमेंट हमने करनी है, इसमें नंबर फर्स्ट क्या करना है इनिशियल असेसमेंट में, इसमें अनरिस्पॉन्सिवनेस, द पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव इज द क्रिटिकल कंडीशन दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। द फर्स्ट स्टेप टू असेस द पेशेंट एयरवे, सबसे पहले हमने एयरवे को देखना है, ब्रीथिंग को चेक करना है, सर्कुलेशन को चेक करना है, ABCs AHA के मुताबिक। ओके, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात हम करते हैं। ओके, इसके बाद पोटेंशियल कॉज, ये अवधि पेशेंट हिस्ट्री, करंट सिम्टम, पोटेंशियल कॉज फॉर हिज अनरिस्पॉन्सिव कोड है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं, इसको माइकोर्डियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, डायबिटिक है ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी हो सकते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके बाद हमने अप्रोप्रिएट रिएक्शन करनी है, कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए कॉल करना है, एसेस ABCs को हमने एसेस करनी है, में एयरवे को चेक करना है, ब्रीथिंग चेक करना है और सर्कुलेशन को चेक करना है, वाइटल साइंस चेक करनी है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करनी है हमने, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को हमने यूज़ करनी है, इसको शॉक देनी है, और हेल्थ केयर टीम को हमने नोटिफाई करना है कि आप सब आइए और इसको जो है चेक करें, और प्रिपेयर फर्दर असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, और फर्दर इसको हमने क्या करना है, असेसमेंट और ट्रीटमेंट के लिए देखना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिनेरियो, तो इसका हमने जो है ये जो इसका नर्स का रिएक्शन है तो वो क्या हो सकता है, तो ये हमने डिस्कस किया। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारा ग्रुप है इसमें भी पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह आंसर देंगे। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।